हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत प्रचलित है। एक, परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार हिंदी हिन नष्ट करना प्लस टू दुष्ट, अर्थात हिंदू का अर्थ है जो दुष्टों का विनाश करे। दो, शब्द कुल्पद्रुम के अनुसार हिंदी शब्द हिन प्लस दुष प्लस डू से बना है, जिसका अर्थ है हीनों को दूषित करने वाला। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशित चूड़ी में प्रथम बार मिला। हिंदू शब्द फारसी है जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी, नदी विशेष तथा नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ है। 500 ईसा पूर्व के आसपास तारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। कालांतर में आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया। इसमें ई पर बलाघात के कारण अंतः उ का लोप हो गया। हिंदी शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय ईक जोड़ने से हिंदिक शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंदी का। कालांतर में क लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बना। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेष है, जिसका मूल अर्थ सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदिक, हिंदी। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदस, यहाँ के निवासियों को इंदोई तथा प्रदेश को इंदिके अथवा इंदिका नाम से संबोधित किया। इंदिका शब्द अंग्रेजी आदि में इंडिया हो गया। किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता है। केवल कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री में हिंदूगद शब्द मिलता है। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब से होता है। ईरान के बादशाह नौशेरवा ने अपने दरबारी हकीम बजरेया को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। वाजरोया ने कर्कटक और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम कलीला व दीमना रखा। कलीला व दीमना की भूमिका नौशेरवा के मंत्री बुजर्च मिहिर ने लिखी। भूमिका में कहा गया कि यह अनुवाद ज़बाने हिंद से किया गया है। अरबी फारसी में ज़बाने हिंद शब्द का प्रयोग संभवतः भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के लिए मिलता है। भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम सन 1228 ईसा पूर्व में हिंदी शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके भारत की देशी भाषाओं के लिए किया। तैमूर लंग के पोते शरीफुद्दीन यजदी ने सन 1424 ईसा पूर्व में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशी में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश के अनुसार 13वां से 14वीं शताब्दी के बीच भाषा को हिंदी या हिंदकी या हिंदुई नाम देने में अबुल हसन या आमिर खुसराव का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं उदय नारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है। उक्त दोनों विद्वानों ने हिंदी शब्द के प्रयोग को भारतीय मुसलमान के अर्थ में रेखांकित किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है और हिंदवी शब्द का मध्यदेशी भाषा के लिए
यह हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदुवी या हिंदुई है। हिंदू प्लस ई अर्थात हिंदुओं की भाषा। हिंदुवी शब्द के प्रयोग के कुछ दिन बाद हिंदी की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द चल पड़ा। हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा, हिंदू मग पर पाँव न रखे का जो बहुते हिंदी भाखियो। 18वीं सदी तक हिंदी मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रहा था। 19वीं सदी मध्य के पूर्व तक हिंदी का प्रयोग उर्दू या रेख्ता के समानार्थी रूप में चल रहा था। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद आदि का कहना है कि उर्दू का भाषा के निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसहफ़ी में मिलता है। खुदा रखे जबां हमने सुनी है, मीर वो मिर्ज़ा की, कहे किस मुँह से हम, मुसहफ़ी उर्दू हमारी है। प्रोफेसर आज़ाद ने आबे हयात में ब्रजभाषा से उर्दू का जन्म माना है। रेखता का फ़ारसी में अर्थ गिरा हुआ या गिरकर बना हुआ ढेर है। भारत में रेखता शब्द का प्रयोग पहले छंद और संगीत के क्षेत्र में हुआ। रेखता नाम 18वीं सदी के प्रारंभ होकर लगभग 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू के लिए चलता रहा। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टैलन ने सन 1812 ईसा पूर्व में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया। वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। एक, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी का अर्थ है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की भाषा। इस पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहते हैं। दो, वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा या राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 तथा राष्ट्रभाषा के नाम का द्योतक है। हिंदी की बोलियाँ। हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। अपभ्रंश है शौरसेनी अपभ्रंश, जिसमें 3 उपभाषा हैं: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 2 बोली हैं, आकार बहुल, ओकर बहुल। आकार में 3 और बोलियां हैं, कौरवी, हरियाणवी या बंगरू, दक्खनी। ओकार बहुल में 3 और बोलियां हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी में 4 उपभाषा है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी में 2 उपभाषा है, कुमाऊनी, गढ़वाली। उपभ्रंश में अर्धमागधी, जिसमें उपभाषा पूर्वी हिंदी और बोली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश, जिसमें उपभाषा बिहारी हिंदी, बोली भोजपुरी, मगही, मैथिली। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अनेक बोलियों ताजुबेकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम एवं उसकी बोलियां निम्नलिखित। बोली में हरियाणवी, अन्य नाम बांगरू, देशवाली। उपबोलियों में जाटू, चमरवा। बोली ब्रजभाषा, अन्य नाम अंतवेदी। उपबोलियाँ भुक्सा, जादोवाटी, डांगी। बोली बुंदेली, अन्य नाम बुंदेलखंडी। उपबोलियों में पावरी, बनाफरी, लोधांती, निभट। बोली अवधी, अन्य नाम कौशली, बैसवाड़ी। उपबोलियाँ भुक्सा, जादोवाटी, डांगी। बोली कौरवी, अन्य नाम खड़ी, बोली। बोली छत्तीसगढ़ी, अन्य नाम कलहाटी, लहरिया। हिंदी के प्रमुख बोलियों के नामकरण कर्ता निम्नलिखित है। बोली कौरवी नामकरणता राहुल संकृत्यानन।
बोली ब्रजबुली नामकरणता ईश्वरचंद्र गुप्ता। बोली राजस्थानी नामकरणकर्ता ग्रियर्सन। बोली डिंगल नामकरणकर्ता बाकीदास। बोली बिहारी नामकरणकर्ता ग्रियर्सन। बोली भोजपुरी नामकरणकर्ता रेमंड। बोली मैथिली नामकरणकर्ता कोलब्रुक। हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र अंग्राकित है। बोली ब्रजभाषा क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। बोली बुंदेली झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। बोली कन्नौजी क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। बोली मारवाड़ी क्षेत्र जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर। बोली कुमाऊनी क्षेत्र नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। बोली मालवी क्षेत्र उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास। बोली कौरवी क्षेत्र बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर। बोली दिखनी क्षेत्र दक्षिण भारत, बीजापुर, गोलाकुंड, अहमदनगर, हैदराबाद। बोली अवधी क्षेत्र अयोध्या, लखीमपुर खीरी, गोंडा, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़। बोली बघेली क्षेत्र रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर। बोली भोजपुरी क्षेत्र भोजपुर, शाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस। लिपि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वो भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती है: चित्रलिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। इसमें दो भाग हैं: अक्षरात्मक और वर्णात्मक। भारत में प्राचीन समय में तीन लिपियाँ प्रचलित थी: एक सिंधु घाटी लिपि, दो खरोष्टी लिपि, तीन ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले में हड़प्पा तथा सिंध के लकरकाना जिले के मोहंजोदारो में प्राप्त सीलों पर मिले हैं। डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट कहा है। सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है, जो निम्न है: विद्वान हंटर संख्या 253, विद्वान लैंगडन संख्या 228, विद्वान गैड एंड स्मिथ संख्या 396। खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिम भारत के शहबाजगढ़ी और मंसोरा में अशोक के अभिलेखों में भी प्राप्त हुआ है। खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण होते हैं तथा इसमें संयुक्ताक्षरों का सर्वथा अभाव है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला में स्तूप में तथा अजमेर जिले के वडली गांव में शिलालेख में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ प्रमुख मत निम्न है: एक ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी कहलाई। दो ब्रह्मा की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। तीन ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई। चार चीनी विशेष कोश फास्वानुशुलीन के अनुसार ब्रह्मा नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी लिपि कहलाई। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः दो मत प्रचलित है: एक, यह भारतीय लिपि है; दो, यह विदेशी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है, इस वर्ग में भी अनेक मत प्रचलित है।
जो निम्न है। विद्वान एडवर्ड थॉमस, अभिमत मूल आविष्कारक द्रविड़ थे। विद्वान जगत मोहन वर्मा, अभिमत वैदिक चित्र लिपि से व्युत्पन्न है। विद्वान श्री आर श्याम शास्त्री, अभिमत सांकेतिक चिन्हों से व्युत्पन्न है। विद्वान डॉक्टर राजबली पांडिये, अभिमत सिंधु घाटी लिपि से विकसित है। विद्वान डाउसन किंघम, अभिमत आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से विकसित है। विद्वान भोलानाथ तिवारी, अभिमत हड़प्पा मोहनजोदारो की लिपि से विकसित है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई है। इस वर्ग में भी अनेक मत है जो निम्न है। विद्वान डॉक्टर जेम्स वुड, अभिमत यूनानी या फ़ॉन्सी से उत्पन्न। विद्वान डॉक्टर बूलर और डॉक्टर डेविड डिलिंजर, अभिमत सामी से उत्पन्न है। विद्वान टेलर, डिके और कैनन, अभिमत दक्षिणी सामी से उत्पन्न है। विद्वान वेबर, बेनफे और जैनसेन, अभिमत फ़ोनेशिया से उत्पन्न है। प्रोफेसर बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, 9 स्वर और 32 व्यंजन थे। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ब्राह्मी दो भाग, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। उत्तरी शैली बनी गुप्त लिपि, वो बनी सिद्धार्थ मार्तिका या कुटिल लिपि। कुटिल लिपि में दो भाग, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। दक्षिणी शैली के उदाहरण तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बूलर ने न्यूनकोणीय लिपि नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। देवनागरी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नगरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत है, जो इस प्रकार है। एक, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागा लिपि से नागरी नामकरण हुआ। दो, नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। तीन, पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। चार, श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के माध्यम में लिखे जाते थे। ये यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके माध्यम लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उसका नाम देवनागरी हुआ। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य के एक शैली के नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य। देवनागरी लिपि औपचारिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। सुधार। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फ़ॉन्ट, जिसे तिलक फ़ॉन्ट भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की थी तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया। डॉक्टर
गोरख प्रसाद ने मात्राओं के व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्पप्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। नागरी प्राचीनणी सभा में सन 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई तथा समिति ने 25 मई 1939 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के 28 नवंबर सन 1953 में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझाव पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों के परिषद में निमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने की थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तन के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था।